कानून की रणभूमि में आप केवल और केवल एक अच्छे एडवोकेट की सहायता से जीत सकते हो, अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमने अनेक वीडियोस में ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं जब कोई आरोपी केस जीत रहा होता है और किसी एडवोकेट ने ऐसा सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि पूरे केस का कबाड़ा हो गया और आरोपी को अंततोगत्वा सजा हो गई। कोर्ट्स में किसी भी लीगल स्टेप का कोई दूसरा अवसर नहीं मिलता है। आपने जो एक बार कर दिया सो कर दिया। यदि एक एडवोकेट ने कोई बात बिगाड़ दी हो तो बाद वाले एडवोकेट कोशिश करके भी उसको सुधार नहीं सकते हैं। कानूनी नुकसान हुआ सो हुआ, वो अलग से है। दिल्ली के नजदीक मुजफ्फरनगर में अपलेंट तथा रेस्पोंडेंट्स का कारोबारी लेन देन था। माल के बदले में रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने 10 लाख रुपए का एक चेक काट कर दिया था, जो बाद में इनसफिशिएंट फंड्स के कारण डिसऑनर हो गया था। तो अपलेंट के एडवोकेट ने पहले तो एक लीगल नोटिस दिया जिसका कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने कोई जवाब भी नहीं दिया। अपलेंट के एडवोकेट ने वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक कंप्लेंट दाखिल कर दी और ऐसे कुल मिलाकर 5 चेक थे तो 5 मामले एक साथ चल दिए, यानी कि कुल मिलाकर 50 लाख रुपए का मामला बना। दोनों पार्टीज के बीच में अब आकर अटक गया था और कानूनी जंग का बिगुल बज गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले को सुना और तमाम कानूनी स्टेजेस करने के बाद में मामले का संज्ञान ले लिया, यानी कि कॉग्निजेंस ले लिया और रेस्पोंडेंट नंबर 2 को समन कर लिया। जैसे ही रेस्पोंडेंट नंबर 2 को समन प्राप्त हुआ तो उसने अपने एडवोकेट से संपर्क किया और एडवोकेट ने उसे सेशंस कोर्ट में रिवीजन फाइल करने की सलाह दी। रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन फाइल कर दी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब रेस्पोंडेंट नंबर 2 के सामने हाई कोर्ट में जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। हाई कोर्ट में रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपनी बात को रखा और अपलेंट के द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट के लीगल डिफेक्ट्स को गिनवाया। उसने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि उसने किन किन कानूनी कारणों से अपलेंट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट नंबर 2 की बात को सुना और देखा कि हाँ, वास्तव में अपलेंट की कंप्लेंट को सही कानूनी रूप से नहीं लिखा गया था। उसमें बहुत सारी कानूनी खामियां बची रह गई थी और इसलिए वह दावा भी अपने आप में लीगली डिफेक्टिव दावा बन गया था। तो हाई कोर्ट ने यह सब देखते हुए मजिस्ट्रियल कोर्ट और सेशंस कोर्ट के निर्णयों को निरस्त कर दिया और रेस्पोंडेंट नंबर 2 को केस से मुक्त कर दिया। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। इस तरह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को देखकर कानून का प्रतिपादन किया। इसे आप भी देखिए, ऐसी गलती करने से बचिए तथा यदि आपके खिलाफ दूसरी पार्टी ने यही गलती की है तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए कि कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। केस का नाम है पवन कुमार गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्रिमिनल अपील नंबर 1999 से लेकर 2003 तक थी और 2022 का यह मामला था। जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इसको डिसाइड किया था। डिसाइड करने की तारीख थी 17 नवंबर 2022, यानी कि अब से बस कुछ ही दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमारे सामने 2 मुद्दे हैं। पहला, क्या किसी कंपनी को पार्टी या आरोपी बनाए बिना उसके डायरेक्टर को पार्टी या आरोपी बनाया जा सकता है? और दूसरा इशू था, क्या किसी कंप्लेंट में यह स्पष्ट रूप से लिखे बिना कि कोई डायरेक्टर ऑफ कंपनी उस कंपनी के आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार था, उसके खिलाफ सेक्शन 138 NI एक्ट की शिकायत चलाई जा सकती है? दोनों इश्यूज को आप सामने लिखा हुआ देख रहे होंगे, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 NI एक्ट पर विचार किया, जिसमें डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा की बात की गई है। साथ ही सेक्शन 141 NI एक्ट पर भी विचार किया, जिसमें ऑफेंसेस बाय कंपनीज की बात की गई है। सेक्शन 141 NI एक्ट के अंत में कंपनी व डायरेक्टर की परिभाषा दी गई है, जो एक्सप्लेनेशन के रूप में है। उसमें लिखा है कि कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। डायरेक्टर को उसमें दिखाया गया है कि इन रिलेशन टू ए फर्म मीन्स ए पार्टनर इन द फर्म। कंपनी और फर्म के बीच में एक कानूनी डिफरेंस होता है, लेकिन सेक्शन 138 NI एक्ट के मुताबिक जब चेक बाउंस हो जाएगा तो उन अर्थों में कंपनी और फर्म के बीच का जो कानूनी डिफरेंस अदरवाइज होता है उसको नहीं देखा जाएगा,
और जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं उनको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी द्वारा सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत कोई अपराध किया जाता है तो कंपनी के साथ साथ उसके बिजनेस के लिए जिम्मेदार डायरेक्टर पर भी अपराध आ जाता है। इसे कानून की भाषा में वाइकेरियस लायबिलिटी कहा जाता है और वाइकेरियस लायबिलिटी का यह विस्तार सेक्शन 141 एनआई एक्ट के अंतर्गत होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी को अगर हम समझे हिंदी में तो एक के काम के बदले दूसरे की जिम्मेदारी आ जाना। मारा राम ने लेकिन उसका जिम्मेदार श्याम होगा तो यह श्याम की वाइकेरियस लायबिलिटी है। किसी दूसरे के काम के लिए खुद हम जिम्मेदार हो जाएं, उसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि वाइकेरियस लायबिलिटी केवल उन्हीं लोगों पर लादी जा सकती है जो गहन रूप से कंपनी के मामलों को देखते हों। सब डायरेक्टर्स को इसमें नहीं लपेटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस नीता भल्ला 2005-8 SCC 89 का हवाला देते हुए बताया कि सेक्शन 141 एनआई एक्ट के तहत किसी को अपराधी के रूप में जिम्मेदार ठहराते समय यह जरूरी है कि उस समय वह व्यक्ति उस कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए जिम्मेदार हो। कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति बिजनेस के लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है। कंपनी के अपराधों के लिए केवल वही डायरेक्टर ऑफ कंपनी अपराधी ठहराया जा सकता है जो कि उस समय कंपनी के मामलों की देखभाल कर रहा हो। जो कंपनी के बिजनेस से दूर था उसे कंपनी के अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी आरोपी को सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी मानकर सजा देना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत सजा देने से पूरी तरह से अलग बात है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत एक अपराध निर्मित होता है और उस अपराध के निर्माण होने के साथ ही सजा भी दे दी जाती है। इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह तफ्तीश नहीं होती है। कोई तीसरी पार्टी जैसे पुलिस वह शामिल नहीं होती है। होल्डर ऑफ द चेक के द्वारा शिकायत दे देने भर से प्रोसिक्यूशन आरंभ हो जाता है। इसलिए इन शिकायतों में अपराध को निर्मित करने वाली हर बात लिखी होनी चाहिए। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत अपराध को निर्मित करने वाली कोई बात यदि छूट गई है शिकायत में लिखने से तो अपराध का निर्माण असंभव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति पर अपराध की जिम्मेदारी डालने का पूरा काम सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत लिखी गई शिकायत के आधार पर ही होना होता है। अतः इस शिकायत में सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अपराध की निर्माण की हर बात लिखी होनी चाहिए। जब सेक्शन 141 एनआई एक्ट जैसे स्पेशल केस की बात आती है तो भी इस शिकायत में कंपनी, उसके जिम्मेदार डायरेक्टर्स, उनका रोल वगैरह सब बातें सेक्शन 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट में लिखी जानी चाहिए। यदि कुछ रह जाता है या लिखा नहीं जाता है तो शिकायतकर्ता को जिसने कंप्लेंट लिखवाई है या लिखी है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वर्तमान केस में भी जो चेक अपलेंट ने दिए थे वे लक्ष्मी सीमेंट एंड सेरेमिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए थे, जबकि अपलेंट ने लीगल नोटिस जारी किया था वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के नाम से किया था और बाद में केस भी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के खिलाफ ही फाइल किया था। इसमें कंपनी को ना लीगल नोटिस दिया गया और ना ही उसे कंप्लेंट में पार्टी बनाया गया। ऐसे में बिना कंपनी के किसी डायरेक्टर के खिलाफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। डायरेक्टर ने जो चेक दिया था वह केवल डायरेक्टर ऑफ कंपनी के रूप में कंपनी की तरफ से दिया गया था। उसकी व्यक्तिगत रूप से उस समय कोई जिम्मेदारी चेक देने के लिए नहीं थी। ये सब बातें लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। अपलेंट की पूरी 50 लाख की रकम अब उगाही ना जा सकने वाली डूबी हुई रकम बन गई थी। यह 50 लाख की चपत उसको इसलिए लगी ना तो लीगल नोटिस ठीक से लिखा गया था और ना कानूनी तरीके से लिखा गया था, ना ही कंप्लेंट में सही बात लिखी गई थी और ना वह कानूनी तरीके से लिखी गई थी। उस कंप्लेंट में कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया था। काश वह अपलेंट सस्ते के चक्कर में ना पड़ता और योग्य की खोज करता तो उसे 2 बचाने के चक्कर में 100 ना गंवाने पड़ते। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है
उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।